दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी ईजीडेस्क क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। वही साइंस में हम फिजिक्स और फिजिक्स में मापन चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए, मापन चैप्टर के अंतर्गत जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे रखा है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग में लाया जाता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए। देखिए, क्वेश्चन जो है दिया हुआ है आपका यूपी कानूनगो एग्जाम में, यूपी पीसीएस असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर। तो दिया है हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओडोमीटर। तो यहाँ हम मापते हैं किससे, वायु की आर्द्रता जो मापा जाती है वह होता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, जल का, द्रवों का घनत्व मापा जाता है। मैनोमीटर वायु, और ओडोमीटर से क्या मापी जाती है, तो गाड़ियों की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर से मापा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी या विकिरण तापमापी। तो पाइरोमीटर जो होती है, पाइरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है विकिरण तापमापी, अर्थात सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसकी मेजरमेंट को, तीव्रता को मापा जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो अभी मैंने बताया था कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति की बात कर रहा है तो एनीमोमीटर से, किससे, एनीमोमीटर से। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल में, पास्कल में, केल्विन पैमाने पर। तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो किया जाता है वह किया जाता है रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर पैमाने पर। जबकि डेसिमल में मापा जाता है वो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पास्कल दाब मापा जाता है, केल्विन ताप मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति के लिए या स्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट या गैल्वेनोमीटर या जो है सोनार। तो महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। और यह सोनार किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो नौसैनिकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, नौसेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। हेलो दोस्तों, करेंगे इसमें रेडियो सक्रियता की मापन की जाती है अमीटर से, हाइग्रोमीटर, सिस्मोमीटर या गाइगर काउंटर से। तो गाइगर काउंटर से, और गाइगर काउंटर से मापा जाता है रेडियो सक्रियता के लिए हेनरी बैकरल, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को 1903 ईस्वी में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है। वेक्टर परिमाण है बल, ऊर्जा, दाब, पास्कल, सॉरी तापक्रम। तो बल जो है क्या है, वेक्टर परिमाण है, अर्थात सदिश राशि है। कैसा है, वेक्टर है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा के साथ साथ क्या होती है, परिमाण की भी आवश्यकता होती है। जिसमें एक बैट्समैन होता है, खिलाड़ी होता है, वह गेंद को तो मारता है पूरी बल के साथ, लेकिन किस दिशा में मारता है, ठीक ना, जिधर चाहता है वो उसी दिशा में मारता है। तो वो क्या हो गया, दिशा तो हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए, जितनी बल लगाता है, जितनी जान लगा करके मारता है, तो जो जान लगा कर मारता है क्या होता है, परिमाण होता है। और किस दिशा में मारता है तो वह सदिश हो गया। तो इसका मतलब दिशा हो गई, तो वही क्या कह रहा है कि बल जो है एक सदिश राशि है। क्या है, बल एक सदिश राशि है। बाकी दाब जो है, हम दाब लगाते हैं तो दाब चारों तरफ लगता है, ऊर्जा, तापक्रम, तो ये सब क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर चयन कथनों के नीचे दिए गए कोटों के आधार पर कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिर कह रहा है कारण ए, यदि सदिश योग के नियमों का पालन करती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। एक क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों ए तथा आर सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है
विद्युत धारा एक सदिश अदिश राशि है, बट एक सदिश योग के नियमों का पालन करते हैं। अब देखिए, यदि मान लीजिए ये हमारा वायर है, अब ऐसा नहीं है कि हम यदि वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे कनेक्ट करें तो सिर्फ लाइट इधर ही जाएगी, हमारा धारा क्या होगा, इधर भी जाएगा, तो इसके चारों तरफ काम करेगा ये, तो कहीं ना कहीं क्या हो गई, ये अदिश हो गई, क्या हो गई, अदिश हो गई। और यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश योग मतलब सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है, तो ये क्या है, सही है। तो हम राइट ऑप्शन क्या मानेंगे, ये मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, समय, चाल, दूरी, विस्थापन। दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के न्यूनतम या किसी मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। चाल क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल स्पीड बराबर दूरी बटा समय d/t होता है। समय की बात कर लेंगे तो समय बराबर क्या होगा, t इक्वल टू होगा d/s, दूरी बटा में चाल। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो बात करें कि सदिश राशि, तो सदिश राशि क्या होगी, विस्थापन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका क्या होता है, द्रव्यमान शून्य हो जाता है परंतु भार अपरिवर्तन रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तन रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तन होते हैं, द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाते हैं। करें कि अब देखिए, हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है। तो वैसे ही करें कि जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका क्या होता है, तो द्रव्यमान शून्य, क्योंकि हम इंसान, और इंसान का कोई ना कोई क्या होगा, वेट होगा, कोई ना कोई वजन हो, कोई ना कोई द्रव्यमान हमारा होगा, तो हम वहाँ पे अपने आप को शून्य कैसे मान सकते हैं, तो ये गलत है। और कह रहे हैं कि भार अपरिवर्तन रहता है, नहीं, भार क्या होगा, परिवर्तन होगा। द्रव्यमान अपरिवर्तन रहता है, देखिए द्रव्यमान हमारा क्या होता है, अपरिवर्तन रहता है। हमारा यदि जो वेट है, हम यदि 60 kg के हैं तो हम 60 kg के ही रहेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, भार जो होगा हमारा शून्य हो जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव जो होती है, स्टोव, उसमें बत्ती में तेल चढ़ने की क्रिया किस घटना के कारण होती है। या हम कह दें कि जैसे कपड़ा है, कपड़ा के एक सिरे को भिगोते हैं तो दूसरा सिरा क्या होता है, भीग जाता है, ठीक ना। तो उसमें पानी के ऊपर चढ़ने की क्या रीजन है, क्या वो केशिकाता प्रक्रिया है, तेल का उच्छेप है, तेल की श्यानता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वह होती है कैपिलरी सिस्टम, कैपिलरी एक्टिविटी होती है जिसको हम केशिकात्मक क्रिया कहते हैं। केशिकात्मक क्रिया का अंतर्गत क्या होता है कि जब आप एक सिरे को, जब कपड़े के एक सिरे को टॉवेल को पानी की बाल्टी में डालते हैं तो जैसे ही एक सिरे को डाले वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, चढ़ करके ऊपर चला जाता है, तो वह होती है केशिकात्मक क्रिया। क्योंकि कपड़े के अंतर्गत जो होती है छोटे छोटे सेल होते हैं, और छोटे छोटे सेल होने की वजह से क्या होगा, यदि एक सेल यहाँ पे जब पानी की एक बूंद पहुंची तो ये फैलेगी, और फैलने के बाद इसको कैप्चर करेगी, जैसे ही इसको कैप्चर करेगी तो फिर इस वाले फील्ड को, तो वैसे वैसे जो होती है धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ जाती है, तो वही होती है कैपिलरी सिस्टम, केशिकात्मक प्रक्रिया होती है। अब देखिए, करें किसी बॉडी मतलब पदार्थ की बात कर रहा है, किसी पदार्थ की गतिक ऊर्जा निर्भर करती है एक सदिश मात्रा पर, एक स्केलर मतलब अदिश, स्केलर मतलब क्या है, अदिश, और वेक्टर मतलब सदिश होता है, उसके भार के अनुपात में या उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में। तो किसी पदार्थ की गतिक ऊर्जा जो होती है वह पदार्थ की संवेग के वर्ग के अनुपात पर निर्भर करती है। अर्थात हम बात कर ले तो यहाँ पे होता है k बराबर p²/2m, जहाँ पर p² क्या है, p क्या है, संवेग है, तो संवेग के वर्ग के अनुपात पर निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा जो होती है वह संवेग के वर्ग के अनुपात पर निर्भर करती है, और साथ ही साथ जो होती है अदिश वाले पर भी निर्भर करती है। इस राइट ऑप्शन बी और डी दोनों होगा, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे जो है ऑप्शन में बोथ कर दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये इसको कोड के रूप में देना चाहिए, बी या डी करके देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुदाब की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो यह किसका संकेत होता है कि मौसम कैसा होगा। वायुदाब है, जब वायुदाब में अचानक जो रीडिंग है, जो पाठ्यांक है, यदि अचानक गिर जाता है तो वह किसका संकेत देता है, क्या स्थिर तथा मौसम शांत होगा, क्या वर्षा वाला मौसम होगा, या मौसम ठंडा होगा, या तूफानी होगा।
तो देखिए जो हमारी वायुदाब है, यदि उसका स्केल जो होता है अचानक नीचे गिर जाता है, इसका मतलब जो होती है तूफान आने की संभावना है। और इसी से जो होती है मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं पता लगा लेते हैं कि तूफान आएगा, कि मौसम साफ होगा, कि वर्षा होगी, ये सारी चीज़ें का अनुमान लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित से क्या होता है? गैस की गतिज में वृद्धि होगी, गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, या गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए बात कर रहे हैं कि गैस ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाले इंजन में पिस्टन किसी गैस सिलेंडर में गैस को संपीड़ित करता है। मान के चलिए कि हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंतर्गत मैंने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन को मैंने क्या कर दिया, प्रेस करते तो जो गैस होगी वह क्या हो गई, ये पिस्टन नीचे जैसे जैसे आएगा तो ये क्या होगी, पिस्टन नीचे नीचे आएगी तो जो गैस भरा था इस गैस को क्या करेगा, संपीड़ित कर देगा उसी के अंतर्गत। तो जब संपीड़ित कर देगा तो उनके जो अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई। बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने गुब्बारा लिया, गुब्बारे को पूरी तरह से फुला दिया और फुलाने के बाद क्या होगा कि आप उसको दबाए जा रहे हैं, दबा करके और छोटा करते जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि वह संपीड़ित होगा और संपीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं वह अणु जो है गैस का अणु निकल के भागने की कोशिश करेगा। तो उसकी जो ऊर्जा होगी, जो गतिज होगी, और क्या हो जाएगी, गतिज में वृद्धि हो जाएगी। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, बोहर ने, हैंडेन ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था वह न्यूटन ने। न्यूटन ने 3 नियम दिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संरक्षण का नियम भी दिया और बल का नियम भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या था, E बराबर mc² दिया था, ठीक है ना, द्रव्यमान ऊर्जा का। राइट ऑप्शन जो होता है इसका ए होगा। अगला प्रश्न कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, तो जल में इसका भार क्या होगा, 100 न्यूटन का होगा, या 400 न्यूटन, 200 न्यूटन, या 0 होगा। तो एक भारहीन रबर है और उस रबर में 200 ग्राम जल भरा है, तो जल में भार क्या होगा? अब देखिए एक आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसा, आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था उत्प्लावन बल, ठीक है, कि वस्तु तैरती हुई डूबती हुई तैरती है या सतह पे तैरेगी या डूब जाएगी। तो उसमें बताया गया था कि जब वस्तु का भार जो होगा, यदि हम ऑब्जेक्ट मान ले, अब वस्तु है, वस्तु का भार जो है, ठीक ना, यदि हटाए गए जल के भार के बराबर हो जाएगी। एक करके भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। मतलब कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी पर भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर भार बढ़ता है, मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। देखिए करें, जब किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को हम चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो भार में हमेशा ही क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि जब पृथ्वी से चंद्रमा कोई वस्तु जाती है तो वहाँ पर उसका क्या होता है, भार घट जाता है। वह पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे आएगी तो भार क्या होगा, बढ़ेगा और मात्रा क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित होती है। मैंने अभी बताया कि 1/6 हो जाता है, तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा।